हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम दीपशिखा सिंह है। मेरे यूट्यूब चैनल दीपशिखा जीएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो उस दिन हमने जहाँ से छोड़ा था उसी के आगे चलते हैं आज। तो उस दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया था। 1781 का अधिनियम पढ़ा था। 1784 का पेटिशन इंडिया एक्ट पढ़ा था हम लोगों ने। 1786 का अधिनियम पढ़ा था। उसके बाद 1793 का पढ़ा था। तो ये सब हमने 1793 तक कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद 1800 में हमने सिर्फ 1813 का अधिनियम पढ़ा था। तो आज उसी के आगे हम चर्चा करेंगे कि 1813 के बाद कौन सा अधिनियम आता है। तो 1813 के बाद पहला टॉपिक आता है, कह सकते हैं पहला अधिनियम जो था उसके बाद 1813 के बाद वो आता है 1833 में। टोटल कितने साल बाद? पूरे 20 साल बाद आता है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा 3 है। मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, एक तरफ से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, वो हम उसका पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 1833 के चार्टर अधिनियम में आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी बातें इसमें कही गई थी। तो सबसे पहला आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो जहाँ पे मैंने जी लिखा है वहाँ पे समझ जाइएगा गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि बंगाल कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप इसको ऐसे समझिए, यही पे बना दे रहे हैं, ये रहा भारत का मैप, ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कलकत्ता, और यहाँ पे आपका मुंबई, और यहाँ पर है आपका मद्रास। ठीक है, 3 क्षेत्र हैं, 3 प्रेसिडेंशियल क्षेत्र हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, इसका मतलब कि हमने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था उसमें क्या था कि बंगाल के गवर्नर जो था उसके गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो वहां पे जो था वो बंगाल का सिर्फ गवर्नर जनरल बना था, पूरे भारत का गवर्नर जनरल नहीं बना था, सिर्फ बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे जो आपका कलकत्ता है, ठीक है, कलकत्ता में भी एक गवर्नर था, मद्रास में भी एक गवर्नर था, और बम्बई में भी एक गवर्नर था। उसके बाद क्या कह रहा है कि 1773 का जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, कलकत्ता के गवर्नर को। ठीक है, अब उसमें क्या कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब पूरा भारतीय क्षेत्र जो था उसमें इसको सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर दे दिया गया था गवर्नर जनरल को, क्या अब आप पूरे भारत गवर्नर जनरल हो। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब सबसे बात आती है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना था वो वारिंग हेस्टिंग था। अब पूरे भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, फिर मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। इसमें क्या कह रहा है कि जो मद्रास था और जो बम्बई थी, गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। अब इसको समझना कि विधायिका क्या है। विधायिका इसमें हमारा लेजिस्लेचर क्या है। विधायिका हम कह सकते हैं कि राज्य में जो कानून निर्माण करने वाली संस्था है राज्य विधानमंडल, और केंद्र में जो कानून निर्माण करने वाली संस्था है उसका नाम है पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, तो संसद हमारे यहाँ जिसमें 2 सदन है वो कानून का निर्माण करती है। जो संसद है उसमें 2 सदन है। ठीक है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ये 2 सदन जो है ये कानून का निर्माण करती हैं। तो इसका मतलब विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। तो अभी तक जो बंबई के गवर्नर अपना बना रहे थे, कानून का निर्माण कर रहे थे अपने क्षेत्रों में लागू करने के लिए, अपने टेरिटरी में लागू करने के लिए, तो इसका मतलब बंबई के गवर्नर अपना कानून बना रहे थे और कलकत्ता के गवर्नर अपना काम कर रहे थे। उसके साथ साथ मद्रास के गवर्नर भी अपने क्षेत्र में कानून बनाकर लागू कर रहे थे। लेकिन जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो ये कहा गया था कि जो बंबई और मद्रास के गवर्नर हैं ये अपने क्षेत्र में कानून बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? बंगाल के गवर्नर जनरल की लेनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या कह रहा है 1833 का जो अधिनियम है इसमें क्या कह रहा है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको पूरे भारत गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब है कि अभी बंबई और मद्रास के गवर्नर से कुछ शक्तियां छीन ली गई। इसका मतलब उनसे कहा गया देखिए अब आप कानून का निर्माण नहीं कर सकते हैं, अब आप कोई कानून नहीं बना सकते, यहाँ तक कि अपने क्षेत्रों में भी कानून लागू नहीं कर सकते हैं। गवर्नर जनरल जो कानून बनाएगा, ठीक है, गवर्नर जनरल जो कानून बनाएगा वही पूरे भारत में लागू किया जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि पहली बार इस कानून के तहत भारत में केंद्रीयकरण की व्यवस्था शुरू की गई थी, सेंट्रलाइजेशन किया गया था। इसका मतलब अब आप ये सोचिए कि अभी तक हर क्षेत्र में सब लोग अपना अपने क्षेत्र के कानून का निर्माण कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह दिया गया कि जो बंगाल भारत का गवर्नर जनरल है वो पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करेगा। तो क्या भारत का सिर्फ गवर्नर जनरल जो था
लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, क्या वो पूरे देश के कानून का निर्माण कर सकते थे? तो नहीं, उनके साथ एक परिषद भी थी। हमने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो 1784 में एक व्यक्ति को उसमें से हटा दिया गया था, तो टोटल 3 मेंबर बचे हुए थे। तो वही इसमें कह रहा है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ साथ जो 3 सदस्य थे, ठीक है, वो लोग मिलकर पूरे भारत के देश का कानून का निर्माण करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या कह रहा है कि मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। इसका मतलब अब तुम कानून का निर्माण नहीं कर सकते हो। जो कानून बंगाल का भारत गवर्नर जनरल बनाएगा वो कानून पूरे भारत में लागू किया जाएगा। फिर आती कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। हमने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी पूरी तरह से व्यापार कर रही थी, एकाधिकार था उसके पास। दूसरी कोई कंपनी यूरोप की नहीं, मतलब ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आई थी। फिर हमने देखा था 1793 में एक अधिनियम पारित किया, उसके कहा गया कि 20 सालों तक कंपनी और अभी व्यापार एकाधिकार है उसके पास। फिर 1793 के बाद जो 1813 का अधिनियम आता है, 1813 का अधिनियम, उसमें ये कहा जाता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को हम छीन लिए हैं। इसका मतलब अब कंपनी के पास पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार नहीं है। बाकी भी ब्रिटेन की दूसरी भी कंपनियां यहाँ पे व्यापार करने के लिए आ सकती हैं। ये बातें कही गई थी 1813 में, लेकिन पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को छीना नहीं गया था। कहा गया था कि चीन के साथ जो व्यापार किया जा रहा है उस पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है, और जो चाय का व्यापार है उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार है। लेकिन अब 1833 के अधिनियम में क्या कह रहा है, जो 1833 है, इसमें कह रहा है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, इसका मतलब जो व्यापार करने का उसके पास एक राइट सा एक अधिकार था, वो दूसरी कंपनी को भी दे दिया गया और इनसे छीन लिया गया। कहा गया अब चाय और चीन का व्यापार में भी दूसरी कंपनियां प्रवेश कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ये इतना समझाने की कोशिश करें कि 1813 में बाकी क्षेत्रों से उनके अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन चाय और चीन में अभी भी उनका पूर्ण एकाधिकार था। लेकिन 1833 के अधिनियम में कह दिया गया कि अब आपके पूर्णतः समाप्त करते हैं। इसका मतलब चीन के साथ भी कोई दूसरी कंपनी भी व्यापार कर सकती है। ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी भारत में आकर चीन के साथ भी व्यापार कर सकती है, और चाय वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे भी व्यापार वो कर सकती है। तो इसमें हो गया। नेक्स्ट है विधि आयोग का गठन किया गया। अब बात आती है विधि आयोग क्या है। ठीक है, आप जानते हैं विधि मतलब लॉ, कानून। विधि आयोग बनाया गया था, एक कमीशन बनाई गई थी। उसमें कहा गया था जो भारतीय कानून थे, ठीक है, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए, एक करने के लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए था जिसको नॉलेज हो कानून के बारे में, जिसके पास नॉलेज हो लॉ के बारे में, विधि के बारे में नॉलेज हो। तो उन्होंने कहा कि पहले भारतीय कानूनों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आयोग का गठन करना पड़ेगा जो पूरे भारतीय कानूनों को समझ सके कि यहाँ पे आके क्या कैसे पहले देश की व्यवस्था चलाई जा रही है। क्योंकि अभी इन लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि देश की शासन व्यवस्था को कैसे चलाना है। इसका मतलब कि भारत में भारतीय किस तरह से, किस पद्धति को मानते हैं, कौन सा सिस्टम अपनाते हैं, कैसे इनके यहाँ की पूरी शासन प्रणाली, उसको समझने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि एक विधि आयोग बनाया। कहा ये विधि आयोग क्या काम करेगा, जितने भी भारतीय संहिता है, जो भी उनकी कानून है, उनका एक तरफ से जो भी आप कह सकते हो कि कलेक्ट करना, समझना, पढ़ना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ये सारी चीज़ों के लिए विधि आयोग बनाया गया था। तो विधि आयोग का गठन किया गया 1833 के अधिनियम में, और पहला विधि आयोग जो बनाए गए थे, इसमें जो मेंबर थे, अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड मैकाले को। ये वही मैकाले है जिसने इंडिया के बारे में बोला था कि इंडिया के जितने भी महान ग्रंथ हैं वो ब्रिटेन की छोटी सी लाइब्रेरी के मतलब उसकी तुलना कर दी थी ब्रिटेन के एक छोटी सी लाइब्रेरी से हमारे पूरे महान ग्रंथों की। तो यही लॉर्ड मैकाले था जिसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बनाए गए थे। तो 1833 में कानून आया था और 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल था, इसको ऐसे समझिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इसका मतलब उसके पास पावर ज़्यादा दे दिया गया। अब जब उसको अधिक पावर दे दिया गया तो उसकी सहायता के लिए 4 मेंबर भी नियुक्त कर दिए गए। कहा गया कि 4 जो मेंबर हैं ये बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे। उसके बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है उसमें से एक मेंबर को हटा दिया जाता है। इसका मतलब गवर्नर जनरल है,
ठीक है, यहाँ पे हम बता सकते हैं एक गवर्नर जनरल था और उसके साथ 4 मेंबर और थे, लेकिन एक को हटा दिया जाता है 1784 में, तो टोटल गवर्नर जनरल और प्लस 3 मेंबर और बचते हैं। ठीक है, तो उसी में क्या कह रहा है, जो चौथा मेंबर है इसका मतलब फिर इससे एक मेंबर जोड़ा जाएगा, इसका मतलब 4 मेंबर हो जाएंगे गवर्नर जनरल की परिषद में। तो चौथे नंबर के कौन थे, विधि सदस्य, विधि आयोग, तो कौन बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले। चौथे मेंबर के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में। ठीक है, 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा दास प्रथा समाप्त की गई थी। अब इसको समझिए, भारत में अभी भी उस समय भी 1833 का जो अधिनियम आया था उस समय भी दास प्रथा भारत में बहुत जोर तोड़ से चल रही थी। जिसको दास प्रथा नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझिएगा कि मनुष्यों को खरीद बिक्री की जाती थी काम करवाने के लिए, बेरोजगारी मतलब जो भी रोज काम होता था लोग उसको करवाते थे। जैसे अगर पूरी फैमिली है तो उसके फैमिली को किसी एक को खरीदा जाता था, उसको किसी और से बेचा जाता था, तो लोग उसको ले जाते थे काम करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दास प्रथा थी। कहा गया था कि इस कानून में ही कह दिया गया था क्लियरली कि दास प्रथा का अंत कर दिया जाए, कर देना है। तो दास प्रथा की समाप्ति 1833 में कहा गया था, लेकिन समाप्ति 1843 में हुआ था लॉर्ड एलनबरो द्वारा। तो हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास प्रथा की समाप्ति किसने की थी, किसका अधिनियम किया, तो लॉर्ड एलनबरो। वो बात अलग है कि दास प्रथा की समाप्ति अकबर के टाइम पीरियड में भी की जाती है, लेकिन अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कौन सा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दास प्रथा की समाप्ति कर दी जाएगी लॉर्ड एलनबरो द्वारा। फिर आते हैं जाति, वर्ण आदि के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। 1833 के अधिनियम में कहा गया था कि जो सरकारी नौकरी दी जा रही है, इसका मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो उच्च पदों पर भर्तियां हो रही हैं उसमें जो जाति के आधार पर निकाले जा रहे थे, इसका मतलब कोई अगर नीची जाति का है तो उसको भर्ती नहीं दी जाती थी, वर्ण के आधार पर कर दिया, रंग रूप के आधार पर निकाले जा रहे थे, धर्म के आधार पर लोगों को बाहर किया जा रहा था। तो 1833 के अधिनियम में कहा गया था कि अब जाति, रंग रूप, वर्ण व्यवस्था, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। तो इसको इसमें समाप्त किया गया था, वो भी किस क्षेत्र में, सिर्फ सरकारी नौकरी के क्षेत्र में। ठीक है, सरकारी चयन में, इसको तो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वैसे आज भी इसको देखते हैं, अगर आप देखो तो आपको आर्टिकल 15 बताता है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चाहे तो कर सकते हैं कि आर्टिकल 15 भी ऐसे याद हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम आते हैं 1833 में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या था। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। जाहिर सी बात है, जब पूरे बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो उसके पास शक्तियां भी ज्यादा आएगी, क्योंकि उसको पावर भी ज्यादा दे दिया गया। तो अब वो क्या काम करेगा कि कह दिया गया कि मद्रास के गवर्नर से, बंबई से, भैया अब तुम साइड हो जाओ, अब कानून का निर्माण हम करेंगे और पूरे भारत में कानून हम ही लगाएंगे। इसका मतलब कि अब इनको एक तरह से वीटो पावर मिल गया था। ठीक है, फिर क्या करें, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। जो कंपनी 1608 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आई थी, उसको धीरे धीरे, हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि धीरे धीरे उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया कि आप व्यापारिक एकाधिकार कर सकते हैं, आपका व्यापार में एकाधिकार रहेगा। लेकिन अब क्या कर दिया गया, 1833 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, न चाय के साथ और न ही चीन के साथ, सारे समाप्त हो गया। नेक्स्ट कह रहा है विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, इसका मतलब एक आयोग बनाया गया था जो भारतीय कानून को समझ सके, उसी के हिसाब से देश में अपनी शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से चला सके। तो लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था और इसी मैकाले को ही जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें चौथे सदस्य के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। इसका मतलब गवर्नर जनरल जो था उसके परिषद में पहले 4 मेंबर थे, फिर 1784 में हटा के 3 कर दिया गया और फिर से 1833 में जोड़ के इसको 4 मेंबर बना दिया गया। ठीक है, 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की गई थी। जाति, वर्ण आदि के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव जो किया जा रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये था हमारा 1833 में। यहाँ पे एक चीज और बता दें आपको कि जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको कुछ विशेष अधिकार मिल गया था, केंद्रीकरण की शुरुआत कर दी गई थी। इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। इस आप ऐसे समझिए कि जैसे पूरा भारत है, ठीक है, ये पूरा भारत है। तो अभी तक क्या था कि यहाँ का जो गवर्नर था, यहाँ का जो गवर्नर था, यहाँ का गवर्नर या जो भी क्षेत्र थे, सबके अपने अपने कानून का निर्माण कर रहे थे। जैसे आज के टाइम पे क्या कर दिया गया कि हमारे यहाँ 28 राज्य, भारत जो है 28 राज्यों में है, तो 28 राज्यों के जो कानून का निर्माण करने की है, तो सब
हर राज्य के अपने अपने राज्य विधानमंडल है, ठीक है, जो वहाँ की मंत्रिपरिषद अपना कानून का निर्माण करती है, वहाँ की जो विधायिका है। लेकिन पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करने का काम कर रही है संसद कर रही है। तो अगर किसी राज्य में कोई राज्य में विधानमंडल ना होती और पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही कानून व्यवस्था बनाती, संसद ही पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती और वही लागू करती, तो क्या लगता है कि इसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, कि एक ही संस्था है जो पूरे देश के लिए कानून का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी वही चीज कर दिया गया था। अब नेक्स्ट लौटते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1835 के बाद सीधा 1853 का चार्टर एक्ट आता है। तो विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इसका मतलब कि जो लॉर्ड मैकाले जो विधि सदस्य थे, उनको अब क्या कर दिया, गवर्नर जनरल की परिषद में पूरी तरह से सदस्य बना दिया गया कि अब 4 मेंबर हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई, प्रतियोगिता की व्यवस्था आरंभ की गई। तो सिविल सेवकों की जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते थे